कनाडा के आसमान में उड़ रहा एक बड़ा बोइंग 767 अचानक सबसे बड़े खतरे में फंस जाता है। विमान का सारा ईंधन खत्म हो चुका है और अब पायलट्स के पास बहुत कम समय बचा है। क्या वे 69 यात्रियों की जान बचा पाएंगे या फिर कुछ ही पलों में ये उड़ान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? ये है एयर कनाडा फ्लाइट 143 की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी। 23 जुलाई 1983 की सुबह मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर तरफ हलचल थी। यात्री अपने अपने गंतव्य की तैयारी में व्यस्त थे। क्रू मेंबर्स सुरक्षा और सेवा की अंतिम जांच में जुटे थे और विमान की तकनीकी जांच भी पूरी हो रही थी। उसी समय कनाडा फ्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से एडमिंटन की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। कुल दूरी थी लगभग 2200 किलोमीटर और अनुमानित उड़ान समय था करीब 4 घंटे। यह फ्लाइट खास थी क्योंकि यह बड़े पैमाने पर कनाडा के शहरों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रूट पर ऑपरेट होती थी। आज फ्लाइट 143 के लिए चुना गया विमान बोइंग 767 था, एक बिल्कुल नया मॉडल जिसे खास तौर पर ईंधन की बचत और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। यह विमान केवल 4 महीने पुराना था। फ्लाइट 143 के कमांडर थे कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन, जो एक वरिष्ठ पायलट थे। उनके पास 26 साल का अनुभव था और उन्होंने अब तक 15,000 से ज्यादा घंटे उड़ान में बिताए थे। कैप्टन पियर्सन पहले डगलस DC-3, DC-8, DC-9 और बोइंग 727 जैसे कई विमानों को उड़ा चुके थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल बैठे थे, जो कैनेडियन एयरफोर्स में काम कर चुके थे और उनके पास कुल मिलाकर 7,000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव था। जैसे ही विमान में फ्यूल भरा जा रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इसी बीच एक छोटी सी तकनीकी गलती सामने आई। फ्यूल इंडिकेटर सिस्टम में सिंगल चैनल ऑपरेशन हो रहा था। इसका मतलब था कि केवल एक फ्यूल सेंसर से डेटा आ रहा था, जबकि आमतौर पर विमान में 2 सेंसर होते हैं। अब समझते हैं ये कैसे होता है। फ्यूल सेंसर सिस्टम 2 सेंसर का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि अगर एक सेंसर फेल हो जाए तो दूसरा सही जानकारी दे सके। लेकिन इस स्थिति में दोनों सेंसर अलग अलग बातें बता रहे थे। एक सेंसर कह रहा था कि फ्यूल भरपूर है, जबकि दूसरा संकेत दे रहा था कि फ्यूल स्तर बेहद कम है। कैप्टन पीटरसन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल ने तुरंत डिपस्टिक रीडिंग तकनीक का उपयोग किया, यानी उन्होंने मैन्युअली एक लंबी स्टिक से टैंक के अंदर जाकर असली फ्यूल की मात्रा जांची। नापने पर स्पष्ट हो गया कि सेंसर गलत डेटा दे रहा था। तकनीकी जांच के बाद खराब सेंसर को डिसेबल कर दिया गया और फ्लाइट को टेक ऑफ की अनुमति मिल गई और कुछ ही देर में फ्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से उड़ान भर लेती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन जैसे ही विमान 41,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, एक और समस्या सामने आई। फ्यूल प्रेशर अलार्म बजने लगा। पायलट ने अपने FMC में चेक किया और देखा कि फ्यूल टैंक में फ्यूल की कमी नहीं थी। फिर उन्हें ये ख्याल आया कि शायद अलार्म इसलिए बज रहा है क्योंकि फ्यूल टैंक का प्रेशर सही नहीं था, यानी टैंक में इतना प्रेशर नहीं बन रहा था कि फ्यूल मोटर, जो फ्यूल को इंजन तक भेजता है, सही तरीके से काम कर सके। ऐसे में पायलट ने ग्रेविटी की मदद ली। बोइंग 767 जैसे बड़े विमान में जहां इंजन टैंक से नीचे लगे होते हैं, वहां ग्रेविटी की मदद से फ्यूल को इंजन तक भेजा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे घर की पानी की टंकी से पानी नीचे गिर जाता है। इसलिए कैप्टन ने फ्यूल पंप को बंद कर दिया और ग्रेविटी फीड सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि फ्यूल इंजन तक आसानी से और सुरक्षित तरीके से पहुंचता रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वही अलार्म बजने लगा। इस बार राइट इंजन के फ्यूल सिस्टम का अलार्म था। पायलट को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, क्योंकि एक साथ दोनों इंजन के फ्यूल प्रेशर सिस्टम में प्रॉब्लम आना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पायलट ने अभी तक पूरी स्थिति समझ पाई नहीं थी कि एक और अलार्म अचानक बजने लगा। इस बार अलार्म ने साफ कर दिया था कि लेफ्ट इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका था। कैप्टन पीटरसन ने तुरंत फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। ऐसा करना एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि अगर केवल एक इंजन फेल हो तो दूसरा इंजन फ्लाइट को आराम से सुरक्षित तरीके से लैंड करवा सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी सेकंड में राइट इंजन भी फेल हो गया, यानी दोनों इंजन अचानक काम करना बंद कर दिए। इस वजह से प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रुक गई। इस समय विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और विनीपेग से करीब 105 किलोमीटर दूर था। कैप्टन पियर्सन खुद को एक बेहद मुश्किल स्थिति में पाते हैं। उनके हाथ में था एक भारी विमान जिसका वजन लगभग 1.5 लाख किलो था और इस विमान में 69 यात्री सवार थे। कैप्टन पियर्सन को अब एक असंभव सा काम करना था, बिना इंजन के इस विशाल विमान को सुरक्षित तरीके से जमीन पर लाना। ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था।
फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार टैंक में पर्याप्त फ्यूल मौजूद था। इसका मतलब था कि तकनीकी तौर पर इंजन को रीस्टार्ट किया जा सकता था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इंजन को दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जा सका, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गया और फिर अचानक कॉकपिट में अंधेरा छा गया। सभी डिस्प्ले बंद हो गए, सारे मीटर और इंस्ट्रूमेंट्स एकदम ऑफ हो गए। हालांकि कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स बैटरी से जुड़े होने की वजह से अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट का कंट्रोल मुख्य रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम पर निर्भर था और यह सिस्टम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता था। इसलिए कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को अब प्लेन को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था, मानो जैसे कोई कार हो जिसकी स्टीयरिंग लॉक हो गई हो। अब फ्लाइट 143 तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन यह पता लगाना भी नामुमकिन था कि वह कितनी तेजी से नीचे आ रहा था, क्योंकि वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर जो बताता है फ्लाइट कितनी फास्ट नीचे गिर रही है, वह भी काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पूरे सिस्टम ने साथ छोड़ दिया हो, जैसे मुसीबतों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा हो। जब भी किसी एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो आम धारणा यह होती है कि विमान सीधे नीचे गिर जाएगा, पर सच यह है कि विमान को ग्लाइड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब है कि पायलट्स वर्टिकल स्पीड और एटीट्यूड को कंट्रोल करके विमान को धीरे धीरे किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होता। यदि एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए तो विमान एयरपोर्ट से पहले ही ज्यादा ऊपर उड़ते हुए क्रैश हो सकता है, और अगर एल्टीट्यूड बहुत कम हो तो विमान एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए सही एल्टीट्यूड बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात करें फ्लाइट 143 की, तो उस वक्त विमान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था, क्योंकि बिजली की सप्लाई रुक जाने के कारण पायलट्स के पास विमान को कंट्रोल करने के लिए कोई मदद नहीं थी। वर्टिकल स्पीड का कोई संकेत नहीं मिल रहा था, न कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ, रैम एयर टरबाइन ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। दरअसल जब इंजन फेल हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट जाती है तो यह छोटा सा टरबाइन अपने आप बाहर आ जाता है। यह टरबाइन हवा की ताकत से घूमकर बिजली जनरेट करने लगता है। इस जनरेटेड बिजली की मदद से विमान का हाइड्रोलिक पावर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसी के सहारे पायलट्स ने धीरे धीरे फ्लाइट को फिर से कंट्रोल में लिया और कैप्टन ने तुरंत फर्स्ट ऑफिसर के साथ मिलकर चेकलिस्ट खोली। इसमें टेक ऑफ, लैंडिंग और इमरजेंसी कंडीशन में करने वाली सभी प्रोसेस लिखी होती हैं। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि इंजन फेल होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी कोई प्रोसेस नहीं लिखी गई थी। अब जो भी कदम उठाना था पायलट्स को अपने अनुभव और सूझबूझ से खुद ही करना था। धीरे धीरे विमान की ऊंचाई 41,000 फीट से गिरकर करीब 20,000 फीट तक आ गई। कैप्टन पीटरसन एक बेहतरीन ग्लाइडर पायलट थे। उन्होंने समझदारी से विमान को नियंत्रित किया और उसे नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा। पायलट बनने से पहले उन्होंने लंबा समय ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग में बिताया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर न केवल एक अनुभवी कमर्शियल पायलट थे, बल्कि एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट भी रह चुके थे। उनके बीच का तालमेल ही अब इस मुश्किल वक्त में प्लेन को बचा सकता था। फर्स्ट ऑफिसर ने कैलकुलेशन किया और पाया कि इस स्थिति में एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए प्लेन को हर 50 से 70 किलोमीटर आगे बढ़ने पर केवल 1 किलोमीटर नीचे आना चाहिए था, यानी कि वर्टिकल स्पीड बेहद कंट्रोल में होनी चाहिए थी। साधारण भाषा में कहें तो बिना इंजन के इतनी दूरी तय करना असंभव था। साथ ही विमान के सिस्टम में बैटरी सेविंग मोड भी ऑन हो गया था, जिससे वर्टिकल डिसेंट और भी तेज हो रहा था। अब साफ हो गया था विमान उस एयरपोर्ट तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तभी फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल ने एक बहादुरी भरा कदम उठाया। उन्होंने कहा, मुझे उस इलाके की अच्छी पहचान है। विनिपेग एयरपोर्ट से पहले एक एयरफोर्स बेस मौजूद है। हम सही स्पीड और एल्टीट्यूड के साथ वहां पहुंच सकते हैं। मैं वहां के हर रास्ते और हालात से वाकिफ हूं। ये बात मानो उम्मीद की एक आखिरी किरण बनकर उभरी। उस एयरफोर्स बेस तक पहुंचने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। धीरे धीरे फ्लाइट 143 ने एयरफोर्स बेस की तरफ अपना रुख मोड़ा। हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन न तो क्रू को और न ही विनिपेग एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता था कि उस रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स बेस का एक बड़ा हिस्सा अब रेसिंग ट्रैक में बदल दिया गया था, जहां उस दिन सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ मजे कर रहे थे। जैसे जैसे विमान धीरे धीरे उस एयरफोर्स बेस के करीब पहुंचने लगा, लेकिन हर पल एक नई चुनौती सामने आ रही थी। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी लैंडिंग गियर को नीचे लाना। चूंकि प्लेन का दोनों इंजन फेल हो चुका था, पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद हो गई थी। केवल रैम एयर टरबाइन ही थोड़ी बहुत बिजली जनरेट कर रहा था, इसलिए हाइड्रोलिक सिस्टम को पर्याप्त पावर नहीं मिल पा रही थी। पायलट ने बिना इलेक्ट्रिक पावर के ग्रेविटी की मदद से लैंडिंग गियर को नीचे उतारा।
ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में फ्यूल सिस्टम बिना पंप के काम करता था, बस गुरुत्वाकर्षण की मदद से। हर बार ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी की मदद से लैंडिंग गियर ठीक से लॉक हो जाए, लेकिन इस बार चमत्कारिक रूप से दोनों लैंडिंग गियर नीचे आकर लॉक हो गए। हालांकि नोज व्हील पूरी तरह से लॉक पोजीशन में नहीं था, बल्कि अनलॉक की स्थिति में ही रहा, क्योंकि क्रू के पास इस समस्या को सुलझाने का समय बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था बस एक ही काम, कैप्टन पियर्सन को विमान को बहुत ही धीरे और सही तरीके से रनवे पर लैंड करना था, ताकि लैंडिंग के बाद विमान का आगे वाला पहिया जमीन पर बहुत तेजी से न लगे। इसके अलावा फ्लैप्स न होने की वजह से विमान की स्पीड आम लैंडिंग से कहीं ज्यादा थी, इसलिए जरूरी था कि विमान रनवे की शुरुआत के पास ही टचडाउन करे, ताकि काफी जगह बची रहे उसे धीरे करने के लिए। हर एक सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी, और साथ ही उन्हें लैंडिंग के लिए कोई दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला था। जैसे जैसे फ्लाइट बेस के और नजदीक आई, पायलट्स को एक और भयंकर सच का एहसास हुआ। प्लेन की ऊंचाई अभी भी बहुत अधिक थी और नीचे आने की रफ्तार बेहद तेज। यदि इसी रफ्तार से प्लेन लैंडिंग करता तो टचडाउन के समय विमान कई टुकड़ों में बिखर सकता था। अब पायलट्स को अपनी पूरी ताकत, अनुभव और सूझबूझ से प्लेन की ऊंचाई और स्पीड को पूरी तरह से कंट्रोल करके एक सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। जब विमान लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा होता है तो उसका एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई सही से कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर एल्टीट्यूड ज्यादा हो जाता है तो विमान आमतौर पर एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाकर फिर से लैंडिंग ट्रायल करता है, लेकिन फ्लाइट 143 के लिए यह तरीका संभव नहीं था, क्योंकि दोनों इंजन फेल हो चुके थे। इसलिए अब पायलट्स के लिए एल्टीट्यूड के साथ साथ स्पीड को भी सही रखना बेहद जरूरी हो गया था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने फिजिक्स के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन चाल चली। उन्होंने विमान को फॉरवर्ड स्लिप की तकनीक से कंट्रोल किया। इसका मतलब यह था कि उन्होंने विमान के नोज को रनवे की सीधी लाइन से हटाकर विमान के फ्यूजलेज यानी कि मुख्य बॉडी को रनवे के फेस में कर दिया। ऐसा करने से हवा का प्रतिरोध सीधे प्लेन की बड़ी बॉडी पर असर डालने लगा। धीरे धीरे विमान रनवे की दिशा में सही पोजीशन पर आ गया। इसी बीच पायलट ने चतुराई से विमान को रनवे के साथ पूरी तरह से अलाइंड कर दिया। जैसे ही फ्लाइट 143 ने टचडाउन किया, विमान के टायर रनवे की सतह से कड़ी रगड़ खाने लगे। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि अगला पहिया सही तरीके से लॉक नहीं हो सका था। इसकी वजह से नोज व्हील अंदर की तरफ मुड़ गया और रनवे पर विमान की विशाल बॉडी सीधे जमीन से रगड़ खाने लगी। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान आमतौर पर रिवर्स थ्रस्ट की मदद से विमान की स्पीड कम की जाती है, लेकिन इस बार दोनों इंजन फेल हो चुके थे, इसलिए पायलट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। फिर भी गुरुत्वाकर्षण और रनवे के साथ लगातार हो रही घर्षण की मदद से विमान की गति धीरे धीरे घटने लगी, मानो जैसे ये घर्षण खुद ब खुद एक अदृश्य ताकत बनकर काम कर रहा हो। धीरे धीरे जब विमान पूरी तरह से रुक गया तो पायलट्स ने राहत की सांस ली। विमान में मौजूद सभी 69 लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। कोई घायल नहीं हुआ था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने खास तौर पर इन दोनों पायलट्स को इस मुश्किल समय में भेजा था, ताकि वे विमान और यात्रियों को बचा सकें। कुछ ही दिनों बाद जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर डिकोड किया गया तो जो सच सामने आया उसे सुनकर हर किसी का होश उड़ गया। इतना चौंकाने वाला सच था कि सीधे सादे तरीके से समझाया जाए तो शायद आप भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल टेक ऑफ से पहले जब विमान में फ्यूल भरा जा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फ्यूल मापने वाला सिस्टम, फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम काम नहीं कर रहा था। यह सिस्टम पायलट्स को बताता है कि विमान में कितना ईंधन भरा गया है। आमतौर पर फ्यूल के टैंक में 2 सेंसर होते हैं, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा सही बताता रहे, लेकिन इस बार एक सेंसर ही खराब था। इसीलिए एक मापने की स्किल को टैंक में डुबोया गया और देखा गया कि यह कितनी सेंटीमीटर तक डूबती है। फिर उसे लीटर में बदला गया, उसके बाद पाउंड में कन्वर्ट किया गया। लेकिन यहाँ बड़ी गलती हुई। असल में जो ईंधन भरना था वह किलो में भरा जाना चाहिए था, पर फ्यूल भरने वाले ने 22,000 पाउंड भर दिए, जबकि सही मात्रा थी 22,000 किलो, मतलब करीब आधा फ्यूल ही भर पाया। पायलट्स को यह भी पता नहीं था कि विमान में असल में कितना फ्यूल है, क्योंकि उनका मीटर भी काम नहीं कर रहा था। इस वजह से आगे जाकर प्लेन में बड़ी मुसीबतें आईं। इस घटना के 2 दिन बाद विमान को रेस ट्रैक से बाहर निकाल लिया गया, फिर इसकी मरम्मत की गई और यह फिर से कई सालों तक यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाता रहा। आखिर में जब विमान को सेवा से रिटायर किया गया तो कैप्टन
कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल, जो अब कैप्टन बन चुके थे, उन्होंने विमान के साथ आखिरी उड़ान भरी। विमान को एक रेगिस्तान में ले जाकर सुरक्षित रूप से खड़ा कर दिया गया। आज भी यह विमान इतिहास की गवाही देता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब भी मुश्किलें सामने आएं, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पार न किया जा सके। अगर आपको दिल दहला देने वाली घटनाएं पसंद हैं तो सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 319 की कहानी मिस मत कीजिए। यहां क्लिक कीजिए और मैं आपको 1 सेकंड में वहीं वापस मिलूंगा। धन्यवाद।